हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 23 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में लास्ट में मैंने गायत्री मंत्र भी ऐड कर रखा है, तो जिससे वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। और वीडियो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम अपने 22 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली में स्थित है। जिसका क्या नाम है? तो इस खगोलीय वेधशाला का नाम है TAO। इसका फुल फॉर्म होता है टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, इसका फुल फॉर्म होता है। और इस ऑब्जर्वेटरी का निर्माण जो है, ऑब्जर्वेटरी मतलब होता है खगोलीय वेधशाला। तो इस ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किसने किया है? टोक्यो यूनिवर्सिटी ने इसका निर्माण किया है। और इसे कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह स्थित है अटाकामा मरुस्थल में, और जो कि उत्तरी चिली का एक मरुस्थल है। और उत्तरी चिली यह जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह साउथ अमेरिका में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? TAO है। कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तरी चिली में स्थित है। किसने बनाया है? तो टोक्यो यूनिवर्सिटी ने बनाया है, जो कि साउथ अमेरिका में यह स्थापित है। तो आप देख सकते हैं यह विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि चिली में स्थित है। अब नेक्स्ट देखें तो इसे स्थापित क्यों किया गया है? क्योंकि ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए यह स्थापित किया गया है। और इसमें जो है अध्ययन करने के लिए किस किरणों का प्रयोग किया जाएगा? तो अवरक्त किरणों द्वारा इसका अवलोकन किया जाएगा। तो मैं अब आप सभी को दक्षिणी अमेरिका का देश दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपका चिली स्थित है। और यह जो है TAO यानी आपका जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला है, तो यह स्थित है आपका इस लोकेशन पे, ठीक है। जो कि सीमा पर किसके साथ शेयर करता है? जो शेयर करता है बोलिविया और चिली के साथ जो मरुस्थल स्थित है, इसका नाम है अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो यहीं पे स्थित है ऑब्जर्वेटरी। और यह अटाकामा मरुस्थल यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और इसके बाद चिली की राजधानी की बात करें तो चिली की राजधानी का नाम है सेंटियागो, ये भी याद रखेंगे। और अर्जेंटीना में एक मरुस्थल है जिसका क्या नाम है? पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में है, ये आपको याद रखना है। और रही बात है चिली और बोलिविया की सीमा पर एक झील है जिसका क्या नाम है? टिटिकाका झील है, जो कि नौकायन के लिए बहुत फेमस है। और यह कौन सी झील है? तो टिटिकाका झील है, जो नौकायन के लिए फेमस है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो टिटिकाका झील है। और इसके बाद दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने ललन टॉप प्रश्नों के बारे में। तो हमारा ललन टॉप प्रश्न का पहला प्रश्न है, सिंगापुर के नए PM कौन बने हैं? तो लॉरेंस बोंग बने हैं, जो कि चौथे क्रम के बने हैं। सिम्बेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास होता है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 46वें क्रम की अध्यक्षता करेगा 2024 में भारत करेगा। जबकि 2024 में 2023 में किसने यूनेस्को की अध्यक्षता करी थी 45वें क्रम की? तो यह करे था रियाद, जो कि सऊदी अरब का एक शहर है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो प्रदेश में बात करें तो यह मिला है महाराष्ट्र को। जबकि अगर शहर में बात करें तो शीर्ष स्वच्छ शहर का सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो शहर में मिला है इंदौर और सूरत को। और राज्य में पूछे तो महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो यह बना है मध्य प्रदेश। और पहली बार इसका जो है इस नए खेल का आयोजन भारत में किया गया है, मतलब भारत ने एक नया खेल शुरू किया है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दीव में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण हुआ है ऑप्शन ए USA में। HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो यह USA में हुआ है, यह आपको याद रखना है। अगर पूछे कि किस यूनिवर्सिटी ने या फिर किस इंस्टीट्यूट ने HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है? तो ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने इसका सफल परीक्षण किया है। अगर बात करें कि HIV से होने वाला कौन सा रोग है? तो यह एड्स हो जाता है, यानी कि कई बीमारियां एक साथ जब हो जाएं तो उसे ही एड्स बोलते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह एड्स का फुल फॉर्म होता है। और अगर बात करें एड्स का जो है वायरस कौन सा है? तो HIV है।
जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और जो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो एड्स के लिए एलिजा टेस्ट कराया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, तो यह अमेरिका में हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में एड्स का पहला केस कहाँ मिला था, तो भारत में एड्स का पहला केस मिला था चेन्नई में। हैबिस्योर वैक्सीन जो है यह किस रोग से संबंधित है, तो हैबिस्योर वैक्सीन बनाया गया है हेपेटाइटिस ए रोगी के लिए। सर्वावैक्स वैक्सीन जो है यह किसके लिए है, तो यह सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाया गया वैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन का अगर पूछे निर्माण किसने किया था, तो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने किया था। और भारत में इस कंपनी का उत्पादन किसने किया था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने किया था। कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया था, तो भारत बायोटेक ने किया था। और यह कंपनी कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। मस्क्यूरिक्स वैक्सीन किस रोग से संबंधित है, तो यह मलेरिया के लिए बनाई गई पहली वैक्सीन है मस्क्यूरिक्स। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, यानी कि सामान को आयात करना और निर्यात करने के मामले में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश कौन सा बन गया है, तो अब अमेरिका को पछाड़कर चीन पहले नंबर पर आ गया है। सबसे बड़ा भागीदार चीन बना है, दूसरे नंबर पर USA और तीसरे नंबर पर है UAE। चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है, रेवेनबी और युआन है। और चीन में एक फेमस मरुस्थल है जिसका नाम है तकलामकान। और पंचशील समझौता जो है कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है, तो मैकमोहन रेखा स्थित है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 21 मई। 21 मई को जो है 2 दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो पहला देखते हैं राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, यह मनाया जाता है 21 मई को, क्योंकि 21 मई 1991 को पूर्व PM राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है और तमिलनाडु में की जाती है कोट्टे समुदाय के द्वारा। ठीक है, तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 21 मई को किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो यह कब मनाया जाता है, तो यह भी 21 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 2005 में नई दिल्ली में यह मनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। नेक्स्ट ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। जैसे 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है और 8 मई को थैलीसेमिया दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 पासे परिवार ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा 15 मई को परिवार दिवस। और 18 मई को संग्रहालय दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, इसके बाद 25 मई को फुटबॉल दिवस, 21 मई को एंटी टोबैको डे यानी तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2024 में 23वें पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, तो यह है शरद कमल, जो कि टेनिस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा है जो कि इंडोनेशिया में स्थापित किया गया है। इंडोनेशिया को सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी कहते हैं। और अगर बात करें कि स्टारलिंक जो उपग्रह इंटरनेट सेवा है इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इंडोनेशिया के किस द्वीप पर, तो बाली द्वीप पर इसे प्रारंभ किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। इसे क्यों स्थापित किया गया है, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा को बेहतर करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने कई साथ जो है कितने पृथ्वी से 500 मीटर की ऊंचाई पर 12,000 उपग्रहों को स्थापित किया है इंटरनेट बेहतरी सुविधा को प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, अगर बात करें स्टारलिंक को किसने स्टार्ट किया है, तो स्पेसएक्स कंपनी ने स्टार्ट किया है। और इस कंपनी के मालिक कौन है, तो एलन मस्क इस कंपनी के मालिक हैं। आप देख सकते हैं स्टारलिंक किसकी है, तो एलन मस्क की है। ललन टॉप प्रश्न देखें तो इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता और फ्यूचर में इसकी राजधानी क्या होने वाली है, तो नूसंतारा इसकी फ्यूचर में राजधानी होने वाली है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह जकार्ता में है। और आसियान में शामिल 11वां देश सदस्य कौन बना है, तो तिमोर लिस्ते बना है। ठीक है, तो आसियान का 11वां सदस्य देश कौन है, तिमोर लिस्ते हैं।
इंडोनेशिया के द्वीपों का क्या नाम है? तो कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, जैसे आपको मैंने बता दिया, बाली, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये सभी इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं। और यहाँ पे इंडोनेशिया में कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के बारे में भी देख सकते हैं, जिनमें भी फिलहाल में विस्फोट हुआ है। माउंट सिनाबुंग, माउंट ईबू, माउंट मेरापुई, माउंट क्राकातोवा, ये सभी ज्वालामुखी किस देश के हैं? इंडोनेशिया के हैं। अब देख लेते हैं विभिन्न देशों के जो नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है उसके बारे में देख लेते हैं, जिससे कि इंटरनेट को अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जाता है। तो अपने भारत में जो है कौन सी नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है? तो यह है नाविक। नाविक जो है नेविगेशन सिस्टम प्रणाली किस देश का है? तो इंडिया का है। यूएसए का जीपीएस है, रूस का ग्लोनास है और चीन का बाइडू है। ठीक है, तो अब की बार जो है एप्पल कंपनी जो अपने भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसमें जो है यूएसए का जीपीएस नहीं लगेगा, और यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इस प्रकार एप्पल में कौन सा नेविगेशन सिस्टम प्रणाली यूज किया जाएगा? तो अपने भारत का यूज किया जाएगा। इसी बेसिस पे जो है एप्पल ने अपने भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। ठीक है, तो कौन सा जीपीएस लगेगा, कौन सा नेविगेशन सिस्टम प्रणाली लगेगा? तो एप्पल में तो अब से जो भी भारत में बनेगा उसमें नाविक लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करें विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 में सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो 2015 से लेकर 2021 में सबसे ज़्यादा किस जीव की व्यापारी के तौर पे उनको निर्यात किया गया है? तो गैंडा, हाथी और पेंगोलिन का किया गया है। अगर पेड़ के रूप में पूछे तो देवदार पेड़ का सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है ओपेक का मुख्यालय जो है, अगर पूछे ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है वियना में। इसके आप याद रखेंगे। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपर्ट कंट्री, यह इसकी फुल फॉर्म होती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यह कहाँ से जारी होता है? तो यह रिपोर्ट जारी होता है देहरादून से। और पहली बार कब जारी किया गया था? तो 1987 में जारी किया गया था। और यह रिपोर्ट जो है हर दूसरे साल जारी किया जाता है, मतलब प्रत्येक साल नहीं होता है, यह हर दूसरे साल पे जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो यह IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। 5वां प्रश्न है वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? तो वियतनाम के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? टू लैम बने हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वियतनाम के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होने वाले हैं? तो ये होंगे टू लैम। इनसे पहले जो है वोन युआंग थे, इनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद वोन युआंग के स्थान पर कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं? तो यह बनने वाले हैं टू लैम। इन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है टू लैम। ये जो है वियतनाम के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें लल्लन टॉप प्रश्न में, ईरान के राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका क्या नाम था? तो इनका नाम था इब्राहिम रईसी। और इसके बाद जो ईरान के उप प्रेसिडेंट जो थे, वाइस प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, उनका क्या नाम है? मोहम्मद मोखबर। ये जो है अभी फ़िलहाल ईरान के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे भारत में भी होता है कि अगर जो है राष्ट्रपति अगर वर्तमान टाइम में भारत में नहीं है या फिर किसी वजह से वो जो है अपने पद पर नहीं बने हुए हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालता है। अगर बात करें ईरान में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? तो सुप्रीम लीडर जो है ईरान का होते हैं अयातुल्ला खुमानी, तो इनके पास सर्वोच्च शक्ति है। मिखाइल मिशुस्तिन ये किस देश के पीएम है? तो यह रूस के पीएम है। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है रॉटरडम में। रॉटरडम जो कि नीदरलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है। 6वां प्रश्न है वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो सेंट्रल एशिया का पहला देश कौन सा है जो महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला है 2029 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका आयोजन जो है करने वाला है, महिला एशियाई कप का मेज़बान करता है कौन है? तो महिला एशियाई कप का मेज़बान कौन करता है, यानी कि इसकी देखरेख कौन करता है? तो इसकी देखरेख करता है एशियन फुटबॉल फेडरेशन करता है। और इसे जो है 2026 में महिला एशियाई कप का मेज़बान कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। जबकि 2029 में कौन होगा? तो इसकी भी घोषणा कर दी गई है, उज्बेकिस्तान होगा। और उज्बेकिस्तान महिला एशियाई कप का मेज़बान होने वाला पहला मध्य एशियाई देश
बन गया है। इन दोनों की घोषणा जो है कहाँ पर हुई है? इन दोनों की घोषणा हुई है एशियन फुटबॉल फेडरेशन की 34वीं बैठक जो बैंकॉक में हो रही थी। यहाँ पे इन दोनों की घोषणा कर दी गई है कि 26 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, 29 में उज्बेकिस्तान में होगा महिला एशियाई कप का मेजबान। ठीक है, अब देख लेते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ये जो है सेंट्रल एशिया का पूरा देश है। ठीक है, तो मध्य एशिया का जो देश है, तो ये सभी देश जो है जो कितने स्थान करके आते हैं वो सभी सेंट्रल एशिया के देश होते हैं। तो उज्बेकिस्तान जो है यहाँ पर है, जो पहली बार महिला फुटबॉल का आयोजन करने वाला है 2029 में। नेक्स्ट अगर बात करें लल्लन टॉप प्रश्न में, उज्बेकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? ताशकंद। और ताशकंद में ही 1966 में लाल बहादुर जी ने वहाँ पे भाग लिया था और इनकी यहाँ पे रहस्यमयी तरीके से इनकी जो है मौत हो जाती है। और जो है, और अगर बात करें कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो डस्टलिक अभ्यास होता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन अगर पूछे मेल यानी पुरुष वर्ग में और फीमेल में, इन दोनों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन मेल वर्ग में किया जाएगा USA और वेस्ट इंडीज में। महिला वर्ग में कहाँ किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा। इसमें जो है जो आपका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हुसैन बोल्ट को बनाया गया है। इसके बाद क्रिस गेल को बनाया गया है और तीसरे बनाए गए हैं युवराज सिंह। ठीक है, तो इन 3 लोगों को जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 50वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं श्याम निखिल जो कि तमिलनाडु के हैं। और 84वें क्रम की कौन बनी थी? तो 84वें क्रम की बनी थी आर वैशाली बाबू। 7वां प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी करी है? तो गृह मंत्रालय ने अभी जो है साइबर क्राइम यानी कि जो क्राइम होते हैं उनके बारे में एक नया क्राइम के बारे में चेतावनी जारी करी है कि इस दौर में सबसे ज़्यादा क्राइम जो है डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से किया जाता है। तो गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी करी है? तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में चेतावनी जारी करी है। इसके बारे में देखते हैं व्याख्या। तो गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के बारे में सबसे ज़्यादा किस क्राइम के बारे में उल्लेख किया है? तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में चेतावनी जारी करी है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है सरकारी कर्मचारी, कोई भी फ्रॉड व्यक्ति होगा वह अपने आप को सरकारी कर्मचारी बताएगा। जैसे मैं ईडी से बोल रहा हूँ या आरबीआई से जो है मैं मैनेजर बोल रहा हूँ या सीबीआई का कोई कमिश्नर या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति बोल के आपको जो है ठग लेगा या फिर बोलेगा कि आपका डाटा यहाँ पे गड़बड़ है, इसको सही करने के लिए आपको ये लिंक दिया जा रहा है, आप इसको ओपन करें, इसको यहाँ से करें, या फिर आपका डाटा, आपका एड्रेस जो है मतलब रॉन्ग बता रहा है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस वजह से आपको कुछ पैसे देके अपने जो है एड्रेस को सही करवा लेना है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को परेशान करके उससे धन वसूल लिया जाएगा। इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहा गया है। तो गृह मंत्रालय ने किस साइबर क्राइम को लेकर डिजिटल मतलब जो चेतावनी जारी करी है, तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर चेतावनी जारी करी है, ये आपको याद रखना है। लल्लन टॉप प्रश्न में देखते हैं, हाल ही में MIRV तकनीकी का प्रयोग करके DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। MIRV तकनीकी का मतलब होता है एक साथ कई निशानों को एक मिसाइल से टारगेट करना। ठीक है, इसे ही बोलते हैं MIRV तकनीकी बोलते हैं। और किस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया है? तो दिव्यास्त्र मिशन के तहत सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 134वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है पिक्सल प्ले या फिर पिक्सल गो, या भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है जिसको किसने लॉन्च किया है? तो HDFC और इसके साथ हेल्प करने वाला वीज़ा, इन दोनों ने मिलकर जो है पिक्सल प्ले और पिक्सल गो जो कि भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है लॉन्च किया है। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? तो यह HDFC है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर बैन लगा दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, USA की 3 कंपनियों पर चीन ने बैन लगा दिया है। USA जो है यह अपना हथियार निर्यात करता था ताइवान को, इस वजह से चीन ने जो है USA की 3 कंपनियों को प्रतिबंध कर दिया है। कौन किया है? तो चीन ने किया है अमेरिका की 3 कंपनियों को। वो 3 कंपनी कौन सी हैं? बोइंग है, जनरल डायनामिक्स हैं और जनरल
एटोमेटिक्स हैं। तो इन 3 कंपनियों को बैन कर दिया है क्योंकि चीन यूएस से जो है अपने हथियार को ताइवान में बेच रहा था और ताइवान जो है चीन के साथ जो है काफ़ी विवादों के कारण अभी बना हुआ है। तो इस वजह से चीन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है और यूएसए की 3 कंपनियों को बैन कर दिया है। ऑपरेशन इंद्रावती यह कहाँ चलाया गया था? तो यह चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा हैती में चलाया गया था। तो हैती में जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्रग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। चर्चा में रहे फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है? तो यह मैरीलैंड प्रांत में हुआ है जो कि यूएसए का प्रांत है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और यह विस्फोट किस देश में हुआ है? तो यह इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है और किस द्वीप पर स्थित है? तो यह सुमात्रा द्वीप पर माउंट मेरापी द्वीप ज्वालामुखी स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में देख लेते हैं, जैसे माउंट कोटापेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। विसुवियत कहाँ स्थित है? स्ट्रोम्बोली में है। स्ट्रोम्बोली इटली में है। स्ट्रोम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। देवबंद और कोह सुल्तान ये दोनों कहाँ पे हैं? ईरान में है। माउंट मोना लोआ हवाई द्वीप पर है और हवाई द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो यूएसए का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो प्रश्न हमारा 9वां, हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो 55 साल में इनको पता नहीं कौन सी परेशानी हो गई कि इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया और ऐसा करने वाली ये सबसे उम्रदराज महिला बन जाती हैं। तो इनका सही नाम हो जाएगा ज्योति रात्रे ने। इन्होंने 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया और ऐसा करने वाली यह भारत की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं। तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे हैं और ये किस राज्य की हैं? तो यह मध्य प्रदेश की हैं और इन्होंने ऐसा कारनामा 55 साल की उम्र में किया है। आप इन्हें देख सकते हैं, ये है ज्योति रात्रे। कहाँ की हैं? यह मध्य प्रदेश की हैं। नेक्स्ट अगर बात करें वहीं दूसरी तरफ जो है सबसे उम्रदराज और तो सबसे कम साल में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली एक बच्ची बन गई है जिसका नाम है काम्या और यह कहाँ की है? तो यह झारखंड की है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है और ये कितनी साल की हैं? तो यह मात्र 16 साल की हैं। तो दोनों कारनामा भारत ने किया है। सबसे उम्रदराज महिला में भारत की कौन सी महिला है? तो रात्रे जी हैं। और इसके बाद अगर बात करें झारखंड की कौन है? तो ये काम्या है, इन्होंने 16 साल में और रात्रे जी ने 55 साल में माउंट फतेह किया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लल्लन टॉप प्रश्न में देखें तो पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किसने किया था? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने किया था। डेट अगर पूछे तो 29 मई 1953 में। पहली भारतीय महिला कौन थी माउंट फतेह करने वाली? तो माउंट फतेह करने वाली बछेंद्री पाल थी। और अगर बात करें पहली दिव्यांग महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली? तो अरुणिमा सिन्हा थी। और इसके बाद 2 बार माउंट फतेह करने वाली कौन बनी है? तो संतोष यादव जी हैं। स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना ने कहाँ किया है? तो इसका सफल परीक्षण आगरा में किया है। आखिरी प्रश्न देखते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे लल्लन टॉप गायत्री मंत्र के अंतर्गत जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं संजीव पुरी जी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष 2024 से 25 के लिए कौन बनाए गए हैं अध्यक्ष? तो ये संजीव पुरी जी बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्हें 2024 में बेस्ट सीईओ का अवार्ड भी मिला है। अगर बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब होती है? तो 1895 में होता है, लेकिन उस टाइम पर हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो नाम दूसरा था और इसका नया नाम भारतीय उद्योग परिसंघ कब पड़ता है? तो 1992 में पड़ता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये है संजीव पुरी जी, ठीक है। लल्लन टॉप प्रश्न में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कपिल सिब्बल जी बनाए गए हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। हाल ही में दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है? तो एलिस मुनरो कहाँ की हैं? तो ये कनाडा की महिला हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है जोसेफ दितुरी ने 93 दिन अटलांटिक महासागर में रहकर 10 साल कम की अपनी आयु, ठीक है।
तो इन्होंने मतलब ये मान लीजिए कि दिखने में ये 50 साल के लग रहे थे, लेकिन ये 93 दिन अटलांटिक महासागर में रह गए तो इनकी उम्र दिखने में लगने लगी कितने 43 साल की। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जा रहा है, ये ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये जो है 50 वर्ष के थे और ये 93 दिन अटलांटिक महासागर में रहकर आए तो इनकी उम्र जो है 63 साल की लगने लगी। तो इस तरह से अगर होगा तो कोई भी इस तरह का कारनामा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं अपने लल्लन टॉप पर गायत्री मंत्र के अंतर्गत बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन यानी जंगल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद माइकोलॉजी में जो है कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आफियोलॉजी में सर्पों यानी स्नैक्स का अध्ययन किया जाता है। और पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न को सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है जो विज्ञान से भी गायत्री मंत्र के अंतर्गत कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।